स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 में मैच द फॉलोइंग की। आज का वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ साथ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैच द फॉलोइंग यानी उचित संबंध जोड़िए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग में, ये ए कॉलम है और यहाँ पर हमारे सामने ये बी कॉलम है। ठीक है, अब ए कॉलम में यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ये क्लोरोपिक्रीन और इसके सामने लिखा है यहाँ पर पाइरेन हाइप्नोटिक फॉजिन गैस एज अ पॉइजनस गैस इन वार्स गैमेक्जेन फ्रीऑन 12 और सॉल्वेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्लोरोपिक्रीन और क्लोरोपिक्रीन इसका आंसर है एज अ पॉइजनस गैस इन वार। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो क्लोरोपिक्रीन है ये एक पॉइजनस गैस होती है और यहाँ पर इसको हम वार में यूज़ करते हैं, लोगों को किल करने के लिए, लोगों को मारने के लिए। अब देखिए इसका फॉर्मेशन किस तरह होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी तो आप ये देखिए कि क्लोरोपिक्रीन इसका आंसर है एज अ पॉइजनस गैस इन वार्स यानी कि डी। सेकेंड में हम बात करेंगे हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर ये हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ये क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको अगर हम इसके बी ऑप्शन में देखें तो इसका आंसर आएगा ई यानी गैमेक्सेन। गैमेक्सेन को ही हम 666 बोलते हैं और इसी को हम लिंडेन भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर अगला, ये है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। तो स्टूडेंट्स, इसका नाम है फ्रीऑन 12। ठीक, अब ये है क्लोरोटोन और क्लोरोटोन आपको पता है ये हाइप्नोटिक ड्रग है। ठीक, अब ये है कार्बोनाइल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड इसी को हम लोग बोलते हैं फॉजिन गैस। ठीक है, और ये है वेस्ट्रॉन। देखो डियर स्टूडेंट, वेस्ट्रॉन एक सॉल्वेंट होता है और जब हम एसिटिलीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो वेस्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये वेस्ट्रॉन के आगे हम क्या समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। क्लोरोपिक्रीन फर्स्ट का आंसर आएगा यहाँ पर डी एज अ पॉइजनस गैस इन वार्स। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इसका आंसर आएगा गैमेक्सेन यानी ई, सेकंड का आंसर ई। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन ये है फ्रीऑन 12, इसका आंसर आएगा थर्ड का एफ। और ये है क्लोरोटोन, इसका आंसर आएगा बी हाइप्नोटिक। ये है कार्बोनाइल क्लोराइड, इसका आंसर आएगा सी फॉस्जिन गैस। ये है वेस्ट्रॉन, इसका आंसर आएगा जी यानी सॉल्वेंट। ठीक है, और ये है टेट्राक्लोरोमीथेन। आपको पता है टेट्राक्लोरोमीथेन को हम पायरेन के नाम से जानते हैं और इसका यूज़ होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए। ठीक है, और तो अब इसके आंसर को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ये देखिए आंसर, फर्स्ट का डी, सेकंड का ई, थर्ड का एफ, फोर्थ का बी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का जी और सेवन्थ का ए। ये क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करें, फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की बात होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है उचित संबंध जोड़िए। क्लोरोपिक्रीन इसका आंसर है डी, युद्ध में विषैली गैस के रूप में। फिर है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसका आंसर है गैमेक्सेन, इसी को हम लिंडेन, इसी को हम 666 कहते हैं। यह है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये है फ्रीऑन 12। ठीक है, यह है क्लोरोटोन, यह है निद्राकारी औषधि। कार्बोनिल क्लोराइड इसको हम लोग बोलते हैं फॉजिन गैस। ये है वेस्ट्रॉन यानी ये विलायक के रूप में उपयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको हम पायरेन के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग होता है शुष्क धुलाई में। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट का डी, सेकंड का ई, थर्ड का एफ, फोर्थ का बी, फिफ्थ का सी, सिक्स का जी और सेवन्थ का ए। अब बात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आती है, जैसे हमने बात की थी क्लोरोपिक्रीन की। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए क्लोरोपिक्रीन के बारे में, यहाँ पर
ठीक है, और वेस्टॉन, इन दोनों के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, बाकी तो सब क्लियर है आपको। यहाँ पर देखिए ये है क्लोरोपिक्रिन, ये क्लोरोफॉर्म, हम इसकी रिएक्शन करते हैं HNO3 कंसनट्रेट के साथ, तो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ भी इसकी रिएक्शन होती है तो वाटर मोलिक्यूल एलिमिनेट होता है। देखिए कैसे होता है, इस HNO3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम OH और NO2 में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ का H और यहाँ का ये OH, ये H2 बाहर हो जाएगा, NO2 को आप CCl3 के साथ ऐड कर दो, ये देखिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोपिक्रिन, और ये क्लोरोपिक्रिन बन गया और साथ में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये जो क्लोरोपिक्रिन है ये पॉइजनस गैस होती है और इसी को हम वार गैस कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए स्टूडेंट्स, ये एसिटिलीन गैस है, इसका हम क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2Cl2 को आप कैसे लिख सकते हो, Cl2 दो बार करके लिख सकते हो। पहले इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर एक बार और बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक Cl और ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमने दो बार इसका एडिशन कराना है इसमें, तो ये कंपाउंड हमको मिलेगा। इसको हम देख सकते हैं, इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 टेट्राक्लोरोईथेन, इसी को हम लोग वेस्टॉन बोलते हैं। और यही स्टूडेंट्स होता है क्या, एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो आपको ये फर्स्ट मैच द फॉलोइंग ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट्स हमारे सामने अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये देखिए यहाँ पर ये ए कॉलम और ये बी कॉलम, यहाँ पर लिखा है रोजनमुंड रिएक्शन, सेकंड में केनिज़ारो रिएक्शन, थर्ड में इटार्ड रिएक्शन, फोर्थ में है पायरोलिग्नियस एसिड और फिफ्थ में है पार्किन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये रोजनमुंड रिएक्शन लिखा है यहाँ पर, और रोजनमुंड रिएक्शन में यहाँ पर इधर अगर हम बी कॉलम में आंसर देखें तो यहाँ पर लिखा है बेंजल्डिहाइड, सेकंड में है एसिटिक एसिड, यहाँ पर है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड एल्कोहल, डी में है सिनेमिक एसिड और ई में है एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो रोजनमुंड रिएक्शन है इनमें आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर लिख रखा है, फर्स्ट का आंसर ई है यानी एल्डिहाइड। यानी रोजनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ये आप जानते हैं। जब हम एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, PD और BSO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये रोजनमुंड रिडक्शन कह लो या रोजनमुंड रिएक्शन कह लो, इस फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ई। अब देखिए केनिज़ारो रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन में स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। यानी केनिज़ारो रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमेशा एक एल्कोहल बनता है एज वेल एज इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे सोडियम फॉर्मेट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करेंगे इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में अगर हम इसके आंसर को देखें तो इसका आंसर आएगा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अभी मैं आपको क्लियर करूँगा लास्ट में ना। अब देखिए ये है पायरोलिग्नियस एसिड, और पायरोलिग्नियस एसिड का रिलेशन होता है एसिटिक एसिड के साथ। क्यों, क्योंकि पायरोलिग्नियस एसिड से हम एसिटिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। अभी ये भी मैं क्लियर करने वाला हूँ अभी, है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये पार्किन रिएक्शन है, और पार्किन रिएक्शन का आंसर होता है स्टूडेंट्स सिनेमिक एसिड, यानी कि पार्किन रिएक्शन में सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब मैं क्लियर कर दूं पहले जल्दी। देखिए रोजनमुंड रिएक्शन में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, केनिज़ारो रिएक्शन में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इटार्ड रिएक्शन में बेंजल्ट का फॉर्मेशन होता है, पायरोलिग्नियस एसिड से हमको एसिटिक एसिड ऑब्टेन हो सकता है या होता है, और पार्किन रिएक्शन में हमको सिनेमिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो इसके आंसर देखिए, फर्स्ट का ई, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का डी। ये क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, फिर मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हम, ये है रोजनमुंड अभिक्रिया, केनिज़ारो अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, पायरोलिग्नियस अम्ल और पार्किन अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। केनिज़ारो अभिक्रिया में अम्ल का सोडियम लवण और एल्कोहल बनता है। इटार्ड अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड का निर्माण करती है। पायरोलिग्नियस अम्ल से एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, और
पार्किन अभिक्रिया से हमें सिनेमिक अम्ल मिलता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर देखिए, फर्स्ट का ई, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का डी। अब जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था पायरोलिग्नस एसिड, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्लियर करने के लिए लिखा है मैंने, पायरोलिग्नस एसिड ये हमको प्राप्त होता है जब हम वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, जब हम लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं, जब हम वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको पायरोलिग्नस एसिड मिलता है, जिसमें 8 to 10% एसिटिक एसिड और 3 to 4% मिथाइल अल्कोहल एंड 2 to 3%, 2 से 3% हमको एसीटोन ऑप्टेन होता है। इसीलिए पायरोलिग्नस एसिड से हमको एसिटिक एसिड ऑप्टेन होता है। ये क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे की तरफ चलें यहाँ पर। तो देखिए अगर हम केनिज़ारो रिएक्शन की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर हम दो फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेते हैं, और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं ये इनमें क्या होता है कि ये ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, अब हम जब इन फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेट NaOH के साथ तो क्या होता है वो देख लें आप। इसका H आप इसको दे दीजिए और इसका H आप इसको दे दीजिए तो ये बना लेगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, देखो ना CH2 पहले से था, इसका एक H आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ का H यानी CH3OH हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, एक तो बचा H, ये बचा C और ये बचा O और ON यानी बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पार्किन रिएक्शन की। तो पार्किन रिएक्शन में आपको पता है ये देखिए बेंजल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन करते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो इसमें होना क्या है, इसमें ये सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट इसमें एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सब शॉर्ट में मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको इसलिए ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि पार्किन रिएक्शन का संबंध किससे, रिलेशन सिनेमिक एसिड से, यानी पार्किन रिएक्शन में सिनेमिक एसिड बनता है। और आप यहाँ पर देखें केनिज़ारो रिएक्शन में मिथाइल अल्कोहल और साथ में ये देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी दोनों बन रहा है। ठीक है, रोजनवुड रिडक्शन में आपने देखा बेंजोएट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब इसलिए ताकि क्लियर हो जाए। देखो पायरोलिग्नस एसिड से का रिलेशन किससे है, एसिटिक एसिड से। तो ये जितने भी ये क्वेश्चन है ये अगर हम इनकी बात करें तो ये क्लियर हो सके इसलिए ऐसा किया जा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखें आप इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है जब आप टॉल्यूइन की रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में तो पहले तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन कराते हो तो यहाँ पर बेंजीडेट मिलता है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि भाई इटार्ड रिएक्शन में हमको क्या मिल रहा है, बेंजल्डेट। अगर आप इधर देखें ये देखिए इटार्ड रिएक्शन, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, ए, यानी थर्ड का आंसर क्या है, ए यानी बेंजलेट। अब देखो थर्ड में ए, तो क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें भी मैच द फॉलोइंग, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में। यहाँ पर देखिए ये ए कॉलम और ये बी कॉलम है। इस फर्स्ट कॉलम में आप देखें ये टॉलेंस रिएजेंट, फिर यहाँ पर ZnHgHCl, थर्ड में फॉर्मेलिन, फोर्थ में क्लोरोटोन और यहाँ पर है ये एल्केनॉन। ठीक, अब बी कॉलम में जो आंसर दिए हैं इनमें आपको मैच करना है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्लियर पहले कर दूँ, टॉलेंस रिएजेंट इन पांचों आंसर में क्या हो सकता है आपको भी क्लियर हो जाएगा। पहले में है कीटोन, सेकंड में हाइप्नोटिक मेडिसिन, थर्ड में है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, डी में है क्लेमेंशन रिडक्शन ऑफ, ई में है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ टॉलेंस रिएजेंट है इसका आंसर सी, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ZnHgHCl ये जो कैटलिस्ट है ये क्लेमेंशन रिडक्शन के लिए है। ठीक है, अब फॉर्मेलिन, तो फॉर्मेलिन आपको पता है कि इसका यूज़ होता है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये क्लोरोटोन इसका यूज़ होता है हाइप्नोटिक मेडिसिन के लिए, और एल्केनॉन को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कीटोन बोलते हैं। क्लियर, इसका आंसर लिखा है फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ई, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए। क्लियर, अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बाद मैं आपको यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखें ए में
टॉलिन अभिकर्मक, सेकंड में ZnHgHCl, थर्ड में फॉर्मेलिन, फोर्थ में क्लोरोटोन, फिफ्थ में एल्केनॉन। इनके आंसर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। अब आप देख सकते हैं कि टॉलिन अभिकर्मक का संबंध होता है अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी फर्स्ट का आंसर क्या आएगा सी। ZnHgHCl इसका संबंध है क्लेमेंशन अपचयन के लिए, क्योंकि ये उसके इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है। अब फॉर्मेलिन इसका यूज होता है मृत जीव जंतुओं के परिरक्षण में। क्लोरोटोन का उपयोग होता है हिप्नोटिक या निद्राकारी औषधि के लिए, और एल्केनॉन को ही हम कीटोन कहते हैं। इसका उत्तर स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ई, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आ रही है, देखिए यहाँ पर जैसे आप देखें टॉलिन रिएजेंट ये क्या है, ZnHgHCl इसका यूज़ कहाँ होता है, फॉर्मेलिन क्या है, क्लोरोटोन क्या है, तो इनके बारे में मैं शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये 2AgNH3 का ट्वाइस और होल ब्रैकेट के बाद प्लस, और ये है 3OH नेगेटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट इतने को। और आपको पता है टॉलेंस रिएजेंट में हम बेसिक मीडियम जरूर लेते हैं, ये ठीक है, क्षारीय माध्यम जरूर लेते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में आप देखना टॉलेंस रिएजेंट में हम इतना पार्ट तो लेते ही हैं जो आपको नजर आ रहा है इतना, ठीक है। बस ये OH की क्वांटिटी चेंज होती रहेगी, मगर ये तो ऐसा कैसा ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखें ये एल्डिहाइड है, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं टॉलिन रिएजेंट के साथ, तो क्या करता है, ये देखें ये कार्बोक्सिलेट एनायन का फॉर्मेशन करता है, साथ में ये देख रहे हैं आप ये सिल्वर मिरर, यानी कि ये सिल्वर मिरर क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। रजत दर्पण का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। टॉलिन अभिकर्मक अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ये क्लेमेंशन रिडक्शन, इसमें क्या होता है, आप यहाँ तो कार्बोनाइल कंपाउंड में या तो कीटोन ले सकते हो या एल्डिहाइड ले सकते हो। इसकी रिएक्शन कराओगे 4H के साथ, और यहाँ पर आप लोगे ZnHg और कंस HCl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है 4H को आप स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हो 2H and 2H, तो यहाँ से धीरे से आप यहाँ से H2 बाहर कर दो, 2H को आप जोड़ दो तो ये एल्केन बन जाएगा। और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, क्लेमेंशन रिडक्शन में हमेशा एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स याद रखिए 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। याद रखिए 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, ये फॉर्मेलिन होता है, और इसका यूज होता है क्या, मृत जीव जंतुओं के परिरक्षण में, यानी कि इन द प्रिजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यानी डेड बॉडी को हम इसमें प्रिजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे देखें हिंदी में 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जली विलयन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, फॉर्मेलिन कहलाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोटोन की, तो यहाँ देखें ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अब होता ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ भेज दो, आपको पता है H में प्लस चार्ज होता है और CCl3 पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो ये कार्बन पर प्लस साइन आएगा, इसमें माइनस साइन आएगा, तो इस प्लस से क्या जोड़ दो CCl3, और O से H जोड़ दो, तो आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा। अब इसको क्लोरोटोन के क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट आधा नाम क्लोरो और आधा नाम टोन का, तो उसको हम लोग कहेंगे क्लोरोटोन ये। और आपको पता है क्लोरोटोन का यूज होता है हाइप्नोटिक ड्रग के लिए, निद्राकारी औषधि के लिए, यानी ऐसे ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे इंसान जिनको नींद नहीं आती है, ठीक है, किसी वजह से, तो उनको नींद लाने के लिए हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में ए और ये बी। ए में सबसे पहले दे रखा है C6H5SO2Cl, और यहाँ बी कॉलम में है देखिए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, क्लोरोपिक्रिन, नाइट्रोसोमाइन, शिफ बेस, हिंसबर्ग रिएजेंट, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, और फिर जी में है एक्सप्लोजिव, और यहाँ पर है प्राइमरी अमाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो C6H5SO2Cl है इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। सेकंड में है C6H5CH डबल बॉन्ड N C6H5, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ बेस, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी, शिफ बेस। और वैसे भी आप जानते हैं कि जब किसी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन RNH2 यानी कि प्राइमरी अमाइन के साथ होती है तो हमेशा सिर्फ बेस ही बनता है, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन में CCl3NO2, ये क्या है, ये क्लोरोपिक्रिन है, यानी बी इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ में देखें आप
CH3CH2 का होल ट्वाइस N डबल बॉन्ड A, ये जो है फोर्थ आपको जो नज़र आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोमाइन, यानी कि C इसका आंसर हो जाएगा। और यानी फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? C। अब देखिए फिफ्थ में है डायजो टेस्ट, ये है डायजो टेस्ट। आपको पता है डायजो टेस्ट में क्या होता है? डायजो टेस्ट में अगर हम देखें तो अमाइन की बात हो, यानी कि एनिलीन की बात हो, या फिर फिनॉल की बात हो, और अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं बेंजीन डायजीनम क्लोराइड के साथ, तो ये हमेशा डायजो टेस्ट देता है। एक बार फिर से अगर मैं कहूँ बेंजीन डायजीनम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ करें या फिर एनिलीन के साथ करें, तो ये हमेशा डायजो टेस्ट देता है। तो आप देखें यहाँ डायजो टेस्ट के लिए क्या आएगा? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, ठीक है, यानी ए। फिर TNT एंड TNB एंड TNT, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई नाइट्रोबेंजीन एंड ट्राई नाइट्रोटोलुएन ये दोनों ही एक्सप्लोजिव होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? जी। और फिर CH3NCS, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, और इसमें मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। और फिर नेक्स्ट ये CH3CN है ना, यहाँ पर 4H लिख दो, और 4H को आप यहाँ पर है ना 2H और 2H में ब्रेक कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा? ये 2H C के साथ CH2 और फिर N के साथ ये H2 बन जाएगा। तो अब इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये कुछ इस तरह से हो जाएगा CH3 CH2 NH2। इसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स? 1 डिग्री अमाइन। क्लियर? तो ये प्राइमरी अमाइन इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर आंसर लिखे हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप लोग देखें, जैसे यहाँ पर ये A और ये B, ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसका आंसर हो जाएगा हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है। बताया था मैंने आपको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। और CCH5 डबल बॉन्ड N CCH5 इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट क्षार, यानी कि D इसका आंसर हो जाएगा। फिर CCl3NO2 को हम लोग बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, यानी B इसका आंसर हो जाएगा। और CH3CH2 का होल ट्वाइस N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोसोअमाइन इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोसोअमाइन, यानी कि C इसका आंसर हो जाएगा। किसका? फोर्थ का आंसर C। अब डायएजो परीक्षण, तो डायएजो परीक्षण ये देता है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, तो इस फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? A, ठीक है। और TNT एवं TNB एवं TNT ये विस्फोटक होते हैं, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा G। CH3NCS इसको बोलते हैं मेथिल आइसोथायोसाइनेट, और इसमें जो गंध होती है सरसों के तेल की जैसी होती है, इसका आंसर हो जाएगा F। और CH3CN और यहाँ पर H, यानी अपचयन है ये। तो स्टूडेंट देखिए जब भी CH3CN यानी कि यहाँ पर हम 4H लिख दें, तो जब भी CH3CN का अपचयन होगा तो हमेशा क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन ही बनेगा। इस 4H को आप यहाँ पर 2H और 2H करके लिखोगे, तो 2H C को दे दो और ये 2H N के साथ लगा दो, तो CH3CH2NH2 हो जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर क्या आएगा? प्राथमिक एमीन। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बातें क्लियर करें। ये देखिए सबसे पहले C6H5SO2Cl, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। अगला देखें CH3NCS, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, इसमें स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल जैसी स्मेल होती है। आगे देखें शिफ बेस हमेशा कैसे बनता है? एल्डिहाइड हो या कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड हो, उसकी अगर हम 1 डिग्री अमाइन यानी RNH2 से रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा शिफ बेस में बनता है, ठीक है। अगर आप NCERT की बुक 12th क्लास NCERT की बुक में अगर आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर देखेंगे तो उसमें टेबल बनी हुई है, उसमें आपको ये आंसर नज़र आ जाएगा, ठीक है। आगे हम चलें CCH5CHO C6H5NH2, यानी जब हम बेंजल्डेट को रिएक्ट कराते हैं इस एनिलीन के साथ, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ का O और यहाँ का H2 बाहर कर दो बस, और ये इसको इस तरह से ऐसे जोड़ दो, तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम लोग शिफ बेस कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है ये मैच द फॉलोइंग। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन देख लें तो हमें ये मैच द फॉलोइंग हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी देखिए हम सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज में आप जानते हैं कि हम इसको एल्डो हेक्सोस और फ्रक्टोज को हम कीटो हेक्सोस कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है। एक बात और स्टूडेंट्स, जो ग्लूकोज होता है उसमें पायरेनोज रिंग होती है और फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज रिंग होती है। एक बार फिर से, ग्लूकोज में पायरेनोज रिंग होती है, पायरेनोज, और फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज रिंग होती है। बायोटीन विटामिन B7 होता है जिसका यूज़ होता है हेयर फॉल और स्ट्रॉन्ग नेल के लिए, यानी कि बालों को झड़ने से बचाने में बायोटीन का यूज़ होता है, और नाखून को मजबूत बनाने में भी बायोटीन यानी कि विटामिन B7 का यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर विटामिन के। ठीक, आगे लैक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो काउज मिल्क एंड ह्यूमन मिल्क, ठीक है, मानव दूध और गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है। और अगर हम आगे बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, कार्बोहाइड्रेट का अगर हम वर्गीकृत करें तो ये मोनोसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड में, और फिर यहाँ पर ये पॉलीसेकेराइड में। एक बार फिर से देखिए, कार्बोहाइड्रेट का अगर हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में ये क्लासिफाइड होता है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज आता है। ओलिगोसेकेराइड के भी टाइप्स होते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, और डाइसेकेराइड में सुक्रोज आता है। तो यहाँ से आपने कुछ चीज़ों को जाना। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, ग्लूकोज को हम एल्डो हेक्सोस, फ्रक्टोज को हम कीटो हेक्सोस कहते हैं। ग्लूकोज में पायरेनोज रिंग होती है, फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज रिंग होती है। बायोटीन विटामिन B7 हेयर फॉल और स्ट्रॉन्ग नेल के लिए यूज़ होता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन और विटामिन के जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होता है। लैक्टोज काउज मिल्क और ह्यूमन मिल्क में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम टाइप्स देखें तो मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, और पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च और सेलुलोज आता है। ओलिगोसेकेराइड के भी टाइप होते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड, और डाइसेकेराइड में आता है सुक्रोज। तो ये टिक मार्क लगा रखे हैं मैंने, ये इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आई होप आपको इजी लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ये ए और ये बी, आपको मैच करना है इसमें कि कौन सा आंसर सही है। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है पेप्टाइड बॉन्ड, मोनोसेकेराइड, पायरेनोज रिंग, एल्डो हेक्सोज, फ्यूरेनोज रिंग, फाइब्रिनोजन, बायोटीन, लैक्टोज, NC12H22O11। तो नेचुरली ग्लूकोज का आंसर क्या आएगा, पायरेनोज रिंग और एल्डो हेक्सोज। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि ग्लूकोज में पायरेनोज रिंग होती है और इसको हम एल्डो हेक्सोज भी कहते हैं। अब अगर हम एमिनो एसिड की बात करते हैं तो आपको पता है दो एमिनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा, ए। अब ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में डियर यहाँ पर देखिए इनमें से कोई भी आंसर इसका नज़र नहीं आता, सिर्फ इसका आंसर बी नज़र आता है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए आपको पता है फाइब्रिनोजन ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और फ्रक्टोज, तो डियर स्टूडेंट्स फ्रक्टोज के लिए मैंने बताया था ये फ्यूरेनोज रिंग होती है। ठीक है, यानी कि फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, डी।
यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ पर फिफ्थ का आंसर डी। सारे आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब वापस से हम देखें, अगर हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो ये बायोटीन विटामिन B7 रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर फॉल के लिए, ठीक है। और मिल्क की बात करते हैं तो यहाँ पर लैक्टोस, ठीक है। और लैक्टोस के बारे में मैंने बताया था आपको, ह्यूमन मिल्क और काऊ मिल्क के बारे में, है ना। तो काऊ मिल्क और ह्यूमन मिल्क दोनों में लैक्टोस होता है। तो इसका 7 का आंसर क्या आ जाएगा, जी। अगर हम सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज C12H22O11, ये इसका फार्मूला। तो यहाँ पर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, H। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैच द फॉलोइंग और यहाँ पर आपको दिखाई दिए, अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है उचित संबंध जोड़िए, यानी कि मैच द फॉलोइंग। इसमें देखिए ग्लूकोज और ग्लूकोज में यहाँ पर सब सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं, पेप्टाइड बंद, मोनोसेकेराइड, पायरेनोज रिंग, एल्ड्रो हेक्सोज, फ्यूरेनोज रिंग, फाइब्रिनोजन, बायोटीन, लैक्टोज और C12H22O11। तो ग्लूकोज का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, पायरेनोज रिंग और एल्डो हेक्सोज। एमिनो अम्ल, आपको पता है 2 एमिनो अम्ल मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, मोनोसेकेराइड, ठीक है। 3 का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, बी। अब रक्त का थक्का, आपको पता है फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन की वजह से होता है। फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज रिंग होती है। आगे बालों का झड़ना, बायोटीन विटामिन B7 की वजह से होता है। दूध में लैक्टोज होता है। और यहाँ पर सुक्रोज यानी H यानी C12H22O11। ये थोड़े से जल्दी मैंने स्टूडेंट्स किए हैं क्योंकि आंसर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।